स्वदेश आल में इस वक्त हम रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो कि आ रही है यूएस के बाजारों से। जी हां, यूएस के बाजार में हम देख रहे हैं जोरदार गिरावट का आलम दिखाई दे रहा है और वजह यहां पर एक बार फिर से महंगाई है जो भारत हो या विदेश सभी के बाजारों को परेशान कर रही है। आपको बताएं, यूएस में जो महंगाई दर है वो 1981 के बाद पहली बार 8.6% पर पहुंची है। 40 सालों में महंगाई ने अपने सबसे उच्चतम स्तर को छुआ है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं डाउ जोन्स में 500 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है और बाकी अगर हम देखें नैस्डैक में भी लगभग 2% की कमजोरी है। S&P 500 भी 2% कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। चौतरफा लाल निशान में यहां यूएस बाजारों में कारोबार हो रहा है और इसकी एक वजह जो बताई जा रही है वो है महंगाई दर में इजाफा। CPI महंगाई यानी जो कोर महंगाई दर है वो 40 साल में सबसे ऊपर आई है। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो 2 साल की जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो 2.9% के ऊपर चली गई हैं और ये सब कुछ हुआ है केवल एक वजह से, महंगाई की वजह से। हमने देखा लगातार जिस तरह से फेड महंगाई की चिंता को जता रहा है और अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। एक बार फिर से यहां पर महंगाई परेशान करती हुई यूएस के बाजारों को और 40 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा यहां पर 8.6% का, जिसकी वजह से यूएस के बाजारों में लाल निशान पे कारोबार। एक बार फिर से आपको लेवल्स बता दिए देते हैं। यहां पर डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा जो है वो गिर चुका है, 600 पॉइंट के करीब। इनफैक्ट अभी S&P 500 और नैस्डैक दोनों में लगभग 2% की कमजोरी के साथ कारोबार। चलिए, तो यहाँ पे यूएस के बाजारों में हमने कमजोरी देखी, लेकिन आज का हमारा जो कारोबार था बाजार में, वहां पर भी खराब ग्लोबल संकेत से बाजार के आखिरी कारोबारी दिन हमने बिकवाली हावी देखी है। निफ्टी 276 और सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है। IT और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट हमने देखी है। दिन भर बाजार में आखिर कैसी हलचल रही है, हमारी सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आए और इनफैक्ट पूरा हफ्ता ही अगर देखें बाजार ने काफी हद तक ट्रैप्स क्रिएट किए। जहां पर बाजार फर्स्ट हाफ में संभलते हुए दिखे तो सेकंड हाफ में गिर गए, सेकंड हाफ में अगर संभलते हुए दिखे तो अगले दिन फिर गिरावट के साथ ओपनिंग होती हुई दिखी। तो पूरा का पूरा हफ्ता इसी तरह से चलता रहा। कई सारे डेटा भी आते हुए दिखे, इन्फ्लेशन के डेटा भी थे जिनके तर्ज पर बाजार काफी हद तक कंसर्न कॉन्शियसनेस फील करता हुआ दिखा। 16,200 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बिल्कुल नजर आए। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें, रिलायंस की अगर बात करें, कुछ स्टॉक्स रहे जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया। सपोर्ट लगातार इन स्टॉक्स या कह सकते हैं कि मार्केट पुलर्स ये साबित होते हुए दिखे। इनफैक्ट IIFL होम फाइनेंस में जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के निवेश की खबर आती हुई दिखी, इसके ठीक बाद पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में भी नजर आया, तो इस पर भी फोकस रहा। वहीं पेंट स्टॉक्स की अगर बात करें, सीमेंट स्टॉक्स की अगर बात करें, कमजोर बाजार में ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स जैसे स्टॉक्स में हमने मजबूती देखी। वहीं हमने अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में भी एक तेजी के साथ कामकाज देखा। इसके अलावा अगर देखें लिकर स्टॉक्स पर हमारा फोकस था क्योंकि खबर आती हुई दिखी थी। उसके ठीक बाद यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खैतान जैसे स्टॉक्स थे जहां पर ट्रैक्शन दिखा था और इनफैक्ट फाइनल ट्रेडिंग सेशन में भी इन स्टॉक्स में अच्छे एक्शन के साथ कामकाज दिखा। स्लोली एंड इवेंचुअली लेकिन FMCG स्पेस अभी मूव होते हुए दिखे। फार्मा, डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका इंपैक्ट इन तमाम स्टॉक्स पर भी थायरोकेयर, डिविज लैब, DRL, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में नजर आया। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें पूरे हफ्ते में कुछ तमाम सेक्टर्स को अगर छोड़ दे, बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कमजोरी के साथ ही दिखे और फाइनल सेशन में क्लोजिंग भी निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी कमजोरी के साथ ही हमने लाल निशान पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखे। और अब आर्थिक मोर्चे से आई एक अच्छी खबर। देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके गवाह है आज आए अप्रैल महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े। अप्रैल महीने में IIP के जो आंकड़े हैं वो 7.1% की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज हुई है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम देखें 8 महीने में सबसे ज़्यादा है। मार्च महीने की ग्रोथ की दर 2.2% रही थी। वहीं अगर सालाना आधार पर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग सेक्टर की साथ साथ प्राइमरी गुड्स आउटपुट और कैपिटल गुड्स आउटपुट में कमी देखने को मिली है। वित्त मंत्री ने कहा है कि विनिवेश का लक्ष्य सरकारी कंपनियों को बंद करना नहीं बल्कि कुशलता को बढ़ाना है। सरकारी कंपनियों
के बोर्ड में प्रोफेशनल्स के आने से शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। वित्त मंत्री दीपम की ओर से आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोल रही थी। Of the public asset management itself had changed, and clearly after February 2021 budget announcement, where a policy for public sector enterprises was announced, clearly marking a directional change, and that directional change stated, and that is discussed very much in the parliament and approved by the parliament. The directional change meant that except for the core areas or the strategic sectors, which were grouped as 4 different areas, 4 groups of areas, the public sector presence in the other areas would be gradually reduced. Private sector was allowed to be in all the sectors, even in the strategic sectors. Now, as a result of which you find, even in areas like space, a lot of startups coming in and wanting to contribute. Atomic energy as well has been opened up. So again, interests among small, reactors, which can be used for civilian purposes, are also being considered by private investors. So this opening up of all the areas for private sector has actually brought in a lot of interest in the private sector in these areas, and those are coming to fruition in the form of investments concretely made, and in some, the public sector is actively collaborating with the private sector. दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि सरकार लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर में आई गिरावट को लेकर चिंतित है, और पांडे ने कहा कि दीपम मैनेजमेंट इस मसले को देख रहा है और निवेशकों को फायदा किस तरह से पहुंचाया जाए इस पर विचार भी किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मौके पर बोलते हुए दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे ने कहा कि LIC के निवेशकों को नुकसान डिमांड सप्लाई में आई दिक्कत की वजह से हुई है और इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। In the PSC space, DIPAM has facilitated listing of several central PSCs, public sector banks and insurance companies as a commitment of the government to provide wider public ownership of these enterprises, to improve corporate governance, and to raise resources for development through disinvestment receipts. 17 such enterprises have been listed since FY 2017. As of yesterday, CPSCs had market cap of about 15 lakh crore, out of which about 6 lakh crore was with public and institutions. Additionally, public sector banks and public sector insurance companies had market cap of about 12 lakh crore, with about 2.8 lakh crore with public and institutions. Thanks to consistent dividend policy, government has received about rupees 59,000 crore as dividend from CPSC alone in FY 22, with other shareholders also receiving their share of dividend. RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के प्रमुखों के साथ आज एक अहम बैठक की है और मीटिंग में किन मुद्दों पर आखिर फोकस किया गया। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आखिर क्या दिशा निर्देश दिए हैं, पूरी डिटेल हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेड्स के साथ, और वहां पर जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एडवाइस किया गया है कि आप जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस उनको दिया गया है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। साथ ही साथ एसेट क्वालिटी भी एक और मुद्दा था जो कि चर्चा का विषय रहा। ये भी बोला गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कि उनको जो अपनी कस्टमर सर्विस है उसमें सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रीवियंस एड्रेसल सिस्टम है उसमें और भी ज्यादा संभावनाएं हैं, उसमें उस पर भी चर्चा हुई। आपको याद होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो मीटिंग थी वो पहले भी अक्टूबर में हुई थी, और उसमें जो चर्चा का विषय था वो ये था कि जो एम्फेसिस है वो सस्टेनेबल ग्रोथ पे होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इस बार की मीटिंग में भी उस पर फिर से जोर दिया गया
गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो अधिकारी प्रेजेंट थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर M.K. जैन, M. राजेश्वर राव और साथ ही साथ जो ईडीज हैं सुपरविजन और रेगुलेशंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। अब देखना यह होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिसमें कई सारे एनालिस्ट ने कंसर्न्स दिखाई है कुछ बैंक्स में, वो इस मीटिंग के बाद किस तरीके से अपने बैलेंस शीट को और अपने रिस्क एंड कंट्रोल्स को सुदृढ़ करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर केंद्र सरकार ने कल एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और नीति आयोग के आला ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे। अमूल समेत कई FMCG कंपनियों और प्लास्टिक इंडस्ट्री सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की मियाद आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर पर तमाम डिटेल्स ET न्यूज़ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित दे रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विषय पे सरकार एक अहम बैठक करने जा रही है। 11 जून शनिवार को इस बैठक में कई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मसलन पर्यावरण मंत्रालय से, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से, नीति आयोग, इन तमाम मंत्रालय से ये वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसका एजेंडा यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो सरकार की मंशा है कि इस पर जुलाई से रोक लगाई जानी चाहिए। अगर रोक लगाती है सरकार तो इस सिंगल यूज प्लास्टिक का वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और अगर उसका ऑल्टरनेटिव कोई दूसरा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अगर सरकार उसको देखती है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो इन अहम विषय को लेकर के एक अहम बैठक होने जा रही है और इसको लेकर के सरकार जल्द ही नई गाइडलाइंस लेकर के सामने आ सकती है। लेकिन पेंच इस बात का है कि इंडस्ट्री जो इसकी एक अहम स्टेक होल्डर है, इंडस्ट्री लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि ऐसे में जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है तो सरकार अगर बैन पहले लगा देगी तो ये काफी दिक्कत भरी बात हो जाएगी, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी। तो इंडस्ट्री लगातार सरकार से ये अपील कर रही है कि पहले एक सॉल्यूशन लेकर के आए, पहले एक वैकल्पिक रास्ता लेकर के आए सिंगल यूज प्लास्टिक का, और उसके बाद सरकार चाहे तो ये बैन लगा पाए। तो यानी कि बैन को एक्सटेंड करने की मांग इंडस्ट्री की तरफ से उठ रही है। तो इस अहम विषय पर सिंगल यूज प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अगर सरकार लाती है तो उसका पैरामीटर क्या होगा, इस अहम विषय पर सरकार 11 जून को अहम बैठक करने जा रही है। PF खाताधारकों को जल्द बड़ी सौगात मिल सकती है। EPFO मिनिमम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कर सकता है और किस तरह से ये किया जाएगा, सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी आपको समझा रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें अहम जानकारी मिल रही है कि अगले महीने EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि CBT की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें 2 अहम प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि जो मिनिमम पेंशन है उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव काफी समय से दिया गया है। ये मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग है, जिसमें ये कहा गया था पहले प्रस्ताव में कि जो मिनिमम पेंशन है उसको 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाए। लेकिन अब इस बात की मांग की जा रही है कि जिस तरीके से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में जो मिनिमम पेंशन है उसमें कम से कम तिगुना की बढ़ोतरी की दरकार है, जिसे कि 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की जा रही है। लिहाजा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो दूसरा अहम प्रस्ताव है जिस पर चर्चा हो सकती है वो है EPFO के पास जो फंड है उसका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में कितना किया जाए उससे संबंधित। अभी 15% तक ETF में निवेश की मंजूरी है, लेकिन इस बात पर चर्चा चल रही है कि इसको बढ़ाकर 25% जो है वो किया जा सकता है। हालांकि जो लेबर यूनियंस हैं वो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो मौजूदा हालात है मार्केट का उसको देखते हुए 25% इसकी बढ़ाकर 25% करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा खतरा रहेगा, लिहाजा इस पर आगे न बढ़ा जाए। लेकिन श्रम मंत्रालय के जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से रिटर्न में कमी आ रही है उसको देखते हुए इस प्रस्ताव जो लिमिट है उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये प्रस्ताव CBT की बैठक में लाई जाती है तो फिर इसको मंजूरी मिल पाती है या नहीं। सरकार ने विज्ञापन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है और कई एड्स को नोटिस भी यहां पर थमाया गया है। आखिर इन गाइडलाइंस में क्या है और इनका कितना असर होगा, पेश है स्वदेश विशेष। नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन ऐसे नाम कमाने वालों के अब मंसूबे
धरे के धरे रह जाने वाले हैं। दरअसल विवादों के जरिए जैसे कोई बेकार फिल्में हिट हो जाती हैं, वैसे कई ऐड भी अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर देते हैं। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने विज्ञापन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है और कई ऐड को नोटिस भी थमा दिया है। आखिर इन गाइडलाइंस में क्या है, इनका कितना असर होगा और क्या विज्ञापन और विवादों का नाता खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। डियो ब्रांड लेयर शॉट के 2 छोटे कुछ सेकंड्स के ऐड ने देश में ऐसा बवाल मचाया है कि सरकार भी सख्ते में आ गई है। पहले इस विज्ञापन को बैन किया गया और फिर विज्ञापन से जुड़े नियमों के अनुसार एक जांच भी बैठाई गई है। इसके अलावा विज्ञापनों को लेकर गाइडलाइंस भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत लगेगी सरोगेट विज्ञापन पर नकेल। Provided that mere use of a brand name or a company name which may also be applied to goods, product or services whose advertising is prohibited or restricted shall not be considered to be surrogate advertisement or indirect advertisement if such advertisement is not otherwise objectionable as per the provisions set out in these guidelines. तो फ्री क्लेम एडवर्टीजमेंट्स में भी ये बहुत ही क्लियरली बताना चाहिए। कई सारे ऐसे कूपन्स होते हैं जो कि आपको फिर वो गाइड करता है कि नहीं 5,000 की आप पहले शॉपिंग करेंगे तब ये प्रोडक्ट जो है आपको 1 रुपये में मिलेगा। तो ये भी एक तरह से गलत तरीके हैं। फ्री वो फिर फ्री नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जो टारगेट करता है बच्चों को, वो ऐसी प्रैक्टिसेस को एनकरेज नहीं करेगा जो कि उनके फिजिकल हेल्थ या मेंटल वेलबींग के लिए डेट्रीमेंटल हो। इसी प्रकार से कोई एग्जैजरेट ऐसा किया जाए जो कि एक छोटा बच्चा समझ नहीं पाए कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या जिस प्रोडक्ट को वो आइडेंटिफाई कर रहा है या उसको टारगेट किया जा रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं कि वो इस बात को जज नहीं कर सके कि इसमें क्या रिस्क हो सकता है। ये जो गाइडलाइंस है ये सभी फॉर्मेट पे लागू होंगी रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट और मीडियम, यानी वो चाहे डिजिटल पर हो, चाहे वो प्रिंट पे हो या किसी भी अन्य तरीके से ये हो रही हो। हम तो मात्र एक्टर हैं और हमारा मात्र एक काम है। हम लोग भी जानते हैं कि हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं और इसलिए हम लोग सिर्फ वी आर गिवन द लाइंस एंड वी आर रिपीटिंग दोज लाइंस, बट दैट इज़ नॉट इनफ। तो एंडोर्समेंट की जो एंडोर्सर्स हैं वो उनकी भूमिका क्या रहेगी और उन्हें अपने स्तर पे क्या वो जांच परख करनी होगी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तब वो इस बात को कह सकें। इस चीज़ को लागू किया है कि वेयर इंडियन प्रोफेशनल्स वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज आर बार्ड अंडर एनी लॉ बीइंग एनी लॉ फ्रॉम मेकिंग एंडोर्समेंट इन एनी एडवर्टीजमेंट, तब फिर फॉरेन प्रोफेशनल्स ऑफ सच प्रोफेशन शैल ऑल्सो नॉट बी परमिटेड। So this is a clarity which we are bringing. No, on all. अगर हमारे देश के कानून में ये कहा जाता है कि अमुक जो प्रोफेशनल हैं वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स को एंडोर्स नहीं करेंगे, तो उस कैटेगरी में ऐसे इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं वे भी प्रतिबंधित रहेंगे और जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं वे भी प्रतिबंधित रहेंगे। बहरहाल गुमराह करते विज्ञापनों को लेकर सीसीपीए गंभीर है, जिसके चलते उन्होंने 113 विज्ञापनों को नोटिस थमाया, जिनमें 57 नोटिस गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए थमाए गए हैं, 47 नोटिस अनफेयर ट्रेड के लिए और 9 कंज्यूमर्स अधिकारों के उल्लंघन के लिए दिए गए हैं। बहरहाल अब तक विज्ञापन विवादों में आकर विज्ञापन के जरिए अपनी पब्लिसिटी करवा जाते थे, लेकिन अब ये पैंतरा शायद ही चले क्योंकि सरकार सख्त हो रही है। अब माफी काफी नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीराम खन्ना जो कि कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। श्रीराम सर, कैसे देखते हैं इस पहल को? सबसे पहला जो आपका रिएक्शन है वो क्या होगा? देखिए, हम इन गाइडलाइंस का स्वागत करते हैं और इनका समर्थन करते हैं और हम यही कहते हैं देर आए सवेर आए।
कि भाई दे आर लेट बट आए तो अच्छे आए, और लेट भले ही हैं परंतु दुरुस्त हैं, और हम चाहते हैं कि इन गाइडलाइंस को व्यापारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग फॉलो करें, ताकि जब वो अपना माल बेचने के लिए अंधाधुंध विज्ञापन देते हैं तो उसके अंदर ध्यान से करें कि आप क्या कह रहे हैं, क्या वो भ्रामक तो नहीं है, क्या वो ग्राहक को गुमराह तो नहीं करेगा, क्या कोई गलत फहमी के कारण माल तो नहीं खरीदा जाएगा आपका। तो ये ध्यान विज्ञापन देने वाले को करने पड़ेगा, ये नहीं कि कंज्यूमर बड़ा ध्यान करे कि भाई उसको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर भ्रामक विज्ञापन से उपभोक्ता को नुकसान होता है तो जवाबदेही विज्ञापन करने वाले की होगी और ब्रांड की होगी, और जो पैसे खर्चता है विज्ञापन पे उस पे होगी, और इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। जी सर, अगर एक बात कही जाए, देखिए अभी तक तो हम देखते थे कोई भी ऐड जो थोड़ा सा भी आपको लगता था कि किसी तरीके के क्लेम्स कर रहा है तो नीचे वहाँ पे एक एस्ट्रिक्स आपको मिल जाता था, और उसको आप पढ़ भी नहीं सकते थे क्योंकि वो इतना जल्दी निकलता था कि आपको समझ भी नहीं आता था। क्या आपको लगता है कि अब जो नए कानून है उसके बाद से ये जो मिसलीडिंग टेक्निक्स हैं वो बंद होंगी? देखिए, कानून तो वही है जो 1986 के कानून में था। सभी भ्रामक विज्ञापन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में प्रतिबंधित हैं, और ये हमने डेफिनेशन बनी थी 1984 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने से पहले एमआरटीपी एक्ट में। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के कारण इनको एमआरटीपी एक्ट में डाला गया था, और वहां से ये आए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और अब भी 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वह जो का त्यों है। केवल हुआ यह है कि 2019 के कानून ने जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है वो अब अपने कपड़े झाड़ कर खड़े होने लगी है, यानी कि वो अस्तित्व में आई है, और ऑफिसर लोग उस धाराओं के अंदर जो उनके अधिकार है उनका इस्तेमाल किया है, जिनमें भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाओं को के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। पहले भी ये कानून था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का, परंतु आम कंज्यूमर उसको कचहरी में लेके नहीं जाता था क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होने वाला था इसको ले जाने के लिए। हाँ, वो चाहे तो रुकवा सकता था ऐसे अनुचित व्यापार प्रथा या पर देखा यह गया है कि उपभोक्ता अपना समय, अपना पैसा, अपना वकील खड़ा करके वो लड़ाई क्यों करे अगर उसको फायदा नहीं मिलने वाला। इस कारण से इस तरह के जो केस हैं वो कंज्यूमर कचहरियों तक पहुंचते ही नहीं थे, और अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो नाम मात्र ही ऐसे केस वहां पहुंचे होंगे जहां उपभोक्ताओं ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ केस दायर किया या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। अब क्योंकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन हो गया है 2019 के कानून में, और इस अथॉरिटी का काम है कि इनको रोका जाए, तो इनको फुर्सत में, इनको हरकत में आना जो है इसका हम स्वागत करते हैं, और ये अपनी नींद से जागे हैं, ये बड़े अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि ये अच्छी कार्रवाई करके भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाएं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचे वाले तरीकों को बाजार में रोक लग सके, और इसलिए ये स्वागत योग्य है। जी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी समीर दीक्षित मौजूद हैं। समीर, एक बार जरा एक आम आदमी की भाषा में हमें 3 से 4 बातें बताइए जो कि आज जैसे हम कहते हैं भ्रमिक करने वाले विज्ञापन, कौन कौन से विज्ञापन हैं जो अब इस कैटेगरी में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, ये इस बार जो गाइडलाइंस जारी करी हैं ये फाइनल गाइडलाइंस हैं जो आज से वो लागू हो गई हैं, लेकिन इसमें जो दिलचस्प बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जो विज्ञापन में सबसे ज्यादा आप देखते हैं सेलिब्रिटीज का रोल रहता है, वो इन्फ्लुएंसर्स का भूमिका निभाते हैं। सेलिब्रिटीज जो ब्रांड एंडोर्स करते हैं, जाहिर बात है उनका एक अपना विशेष प्रभाव पड़ता है ग्राहकों पर। यही वजह है कि जो गाइडलाइंस जारी करी है उसमें सेलिब्रिटीज को लेकर के भी अहम बातें कही गई हैं। मसलन ये कि अगर किसी सेलिब्रिटी का वो जो ब्रांड या प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं, जिसका विज्ञापन वो कर रहे हैं,
अगर उसमें उस कंपनी में उनका कोई स्टेक है, अगर वो उसमें मालिकाना हक रखते हैं, मान लीजिए 5% का भी रखते हैं, तो ये जानकारी उनको विज्ञापन में देनी होगी। अगर कोई सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, किसी भी तरीके से वो किसी भी कंपनी में उनका स्टेक है और वो उसका विज्ञापन करते हैं, तो उनको इस बात की जानकारी विज्ञापन के जरिए देनी होगी। दूसरी बात यह है कि जो विज्ञापन वो कर रही हैं उसका ड्यू डिलिजेंस होगा, तभी वो विज्ञापन कर पाएंगे। ड्यू डिलिजेंस से मतलब यह है कि या तो उनको उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में फर्स्ट हैंड वो खुद या तो यूजर रहें या उसके बारे में उनको सही जानकारी हो, तभी वो उसका एंडोर्समेंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप पैसा लिया और आपने किसी भी विज्ञापन का प्रचार कर लिया, क्योंकि वो एक गलत तरीके से प्रभाव डालेगा ग्राहक पर। तीसरी अहम बात यह है कि चूंकि अभी आप देखें कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो शराब हो या गुटखा हो, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो किसी अन्य प्रोडक्ट की आड़ में बेचे जाते हैं। आप देखें कि कई ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं जो सोडा के नाम पर या उनके पानी की बोतलों का प्रचार किया जाता है, लेकिन वो इंडिकेट यही करते हैं कि वो क्या कुछ और बेचना चाहते हैं। ऐसे ही गुटखे के मामले में देखिए, इलायची का प्रमोट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि बाजार में प्रमुख रूप से वो क्या बेचना चाहते हैं। तो एक प्रोडक्ट की आड़ में दूसरा प्रोडक्ट जो बेचना चाहते हैं, इस पर ये अब नहीं चलेगा, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। तो ये भी दिलचस्प है जिसका जिक्र इस गाइडलाइन में किया गया है। चौथी एक और अहम बात आपको बता दें कि आपने म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो जैसे ऐड में कई बार देखा होगा कि जो लुभावनी बातें हैं वो तो बहुत आराम से बड़े बोल्ड अक्षर में दिखाते हैं और बड़े लाउड वॉइस में दर्शकों को बताते हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एकदम से लिखी होती बोली जाती हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। जिस फोंट साइज में आप दर्शकों को अपनी बात बता रहे, वही फोंट साइज उसी तरीके से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना भी चाहिए, और जिस आवाज, जिस पिच पर आप एडवर्टाइजमेंट को बोल करके बता रहे, उसी पिच पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी बतानी होंगी। तो ये जो दो तरफा खेल चलता था कि जो सही जानकारी है, जो जिससे ग्राहक जागरूक हो रहा है, वो आप छुपा लो, तो वो चीज अब नहीं चल पाएगी। तो ये गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं और इसमें अब एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ग्राहकों की, यानी कि बायर्स की है। अगर वो उनको लगता है कि कोई विज्ञापन भ्रामक है, जिसमें सही जानकारी नहीं दी जा रही है, तो वो उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जरूर करें, ताकि ऐसे विज्ञापनों को जो अभी भी चल रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। फेक रिव्यूज पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक पहल की है और कमेटी बनाई है जो अब हर पहलू पर गौर करेगी। पेश है इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष। फेक रिव्यूज़, आप कभी माल खरीदने जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो उससे पहले पड़ोसी से पूछते हैं, किसी ने इस्तेमाल करा हो तो उसको फ़ोन करके पूछते हैं, भाई बताओ चल सही रहा है कि नहीं। लेकिन अब डिजिटल का ज़माना है, आपने कहा कि क्यों अपना समय ख़राब करना, हम पढ़ लेते हैं लिखने वाले से। लेकिन जिसने लिखा उसकी मंशा सही थी, उसने लिखा क्या उसने वाकई में उसको इस्तेमाल किया था, या वो एक मार्केटिंग एजेंसी का एक बॉट था, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो वाकई में इंसान भी ना हो खुद, और उसने आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में 4 अच्छी बातें लिख दी हों। ये फेक रिव्यूज़ का गोरख धंधा अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब सरकार की नज़र इस पर पड़ चुकी है और अब बहुत दिनों तक ये खेल चलेगा नहीं। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। ऑनलाइन सामान अच्छा है या नहीं, लोग इसके लिए रिव्यूज की मदद लेते हैं, लेकिन जब ये रिव्यू ही फर्जी हो तो क्या किया जाए, जिसको लेकर ईटी नाउ स्वदेश ने भी मुहिम चलाई थी, जो अब अपने मुकाम पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि सरकार ने फेक रिव्यूज को लेकर एक कमेटी बनाई है जो जल्द ही इन फर्जी रिव्यूज को पकड़ने की प्लानिंग में जुट गई है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने फर्जी रिव्यू पर रोक लगाने के मकसद से एक कमेटी का गठन किया है। एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और इस कमेटी में तमाम और अहम जो स्टेक होल्डर्स शामिल है, उसमें ई कॉमर्स के बड़े प्लेयर्स मसलन अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा ग्रुप, ये सभी शामिल होंगे। जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल है एस्की, वो भी इसमें शामिल होगी। इसी के अलावा जो कंज्यूमर राइट्स फोरम है, उनके सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे। मकसद यही है कि फिलहाल आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखें, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के नीचे जो फेक रिव्यूज पोस्ट किए जाते हैं वो ग्राहक को प्रभावित करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और इसी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। दरअसल सरकार को लगातार ऑनलाइन साइट्स पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर फेक रिव्यूज की शिकायतें मिल रही थी। इसमें फूड एग्रीगेटर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट शामिल है, जिसके बाद सरकार ने ये तय किया है
चाहे वो फेक रिव्यूज़ हो, चाहे वो पेड रिव्यूज़ हो। यानी अब ये स्थिति आ रही है कि कई कंपनीज़ जो हैं इसे आउटसोर्स करती हैं और तमाम कंपनीज़ का यही काम है कि वो एक तरह से कुछ रिम्यूनरेटिव पर वो रिव्यूज़ लिखते हैं। वो कम्प्लीटली फेक है, क्योंकि ना तो उन्होंने प्रोडक्ट को देखा है, ना उन्होंने सर्विसेज को देखा है। तो इस प्रकार से वो मात्र लोगों को एक गुमराह करके, धोखे में रख करके इस तरह के रिव्यूज़ करते हैं। तो इसको देखते हुए एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में अच्छी बात यह है कि जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, फिक्की, एसोचैम, जो हमारे CII, CAIT और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ई-कॉमर्स के एंटिटीज़ हैं, जिनमें सभी बड़े ई-कॉमर्स एंटिटीज़ और जो छोटे भी हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, रिलायंस रिटेल हो, टाटा सन्स का हो, या फिर जो छोटे भी ई-कॉमर्स की एंटिटीज़ हैं उन सभी को, चाहे वो स्विगी, ज़ोमैटो वगैरह हो, तो इन सबको रखा गया है। क्योंकि कंज्यूमर के स्तर पे ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि वो रिव्यूज़ को जब जा कर के देखता है तो वो सोचता है कि शायद एक थर्ड पार्टी, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स के बियॉन्ड एक थर्ड पार्टी का एक वैलिडेशन है जो संभवतः एक कंज्यूमर है, तो एक फेलो कंज्यूमर कुछ बताना चाहता है तो वो उसको इसलिए वेटेज देता है। लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि ये कम्प्लीटली फेक है, ये कम्प्लीटली पेड है, तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने ये जो कमेटी है इसको हम लोग 360 डिग्री व्यू ले करके, सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें व्यू ले करके हम इसमें जल्द से जल्द एक एक्शनेबल वर्क प्लान के रूप में हम सामने रखना चाहेंगे, जिससे कि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। क्या अभी तक कोई टाइमलाइन फिक्स किया है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक तैयार करेगी या कब तक इसका सबमिशन हो पाएगा? आई थिंक 30 डेज में इसको किया गया है। रिव्यूज फेक है या रियल, सबसे मुश्किल तो इस बात की ही पड़ताल है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि मार्केटिंग या फर्जी रिव्यूज वाला धंधा खत्म होगा या नहीं। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहांगीर गहे जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और साथ में जैस्मिन दावड़ा जो कि डिजिटल मार्केटियर हैं, वो मौजूद हैं। सबसे पहले जहांगीर सर आपके पास आना चाहूँगा मैं। पेपर पे अच्छा लग रहा है कमेटी है, लेकिन कितना चैलेंजिंग होगा कमेटी के लिए कुछ ऐसे गाइडलाइंस को लेकर आना जिससे फेक रिव्यूज़ या पेड रिव्यूज़ ख़त्म ही हो जाए? मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज आप कैसे पता करेंगे? ऐसा समझो किसी ने पोस्ट किया, जहांगीर गाय लाइक्स दिस आइटम, इट इज वेरी गुड। अभी आप कैसा पता करेंगे कि मैंने रियली यूज करके किया है, बिगर यूज करके पैसा खा के किया है, जेन्युइनली मेरा रिव्यू है कि मेरा नाम से किसी ने रिव्यू किया है? तो ऑल्दो ये एसेंशियल है करने के लिए, फेक रिव्यूज बंद करने के लिए, लेकिन उनको सबसे पहले बंद करने की पहले डिटेक्ट होना मांगता है कि ये फेक है या सही है, और वो डिटेक्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अभी ऐसा समझिए, एक कंपनी एक प्रोमिनेंट को इन्फ्लुएंसर को, बॉलीवुड पर्सनालिटी को पैसा देके बोलेंगे कि ये हमारा रिव्यू है, ये हमारा ओपिनियन है ये प्रोडक्ट के लिए। आप कैसा साबित करेंगे कि वो पर्सनालिटी ना ये यूज करके एक्चुअली उनका रिव्यू है कि पैसा खा के किया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल जो ओवरकम करना का जरूर है, साबित करने का, प्रूफ करने का। उसकी बाद प्रूफ होगा कि ऐसा लगेगा कि आपके पास प्रूफ है, तो उनको रोकने के लिए ऑर्डर पास करेंगे। अभी कितनी आइटम्स ऐसी है कि जो कामोफ्लाज करके वो पास करते हैं एज अ फेक, एज अ क्वालिटी सॉर्ट ऑफ थिंग। ऐसा समझिए कि वो बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अभी जब चैलेंज करते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो वो प्रूव नहीं कर सकते हैं।
आईपीएल 2022 सीजन खत्म हो गया है और अब दर्शकों को अगले सीजन का इंतजार है, लेकिन संभव है कि अगले सीजन में आईपीएल देखने का पता बदल जाए। ऐसे में सवाल है कि अब कहां दिखेगा आईपीएल? आईपीएल के लिए किसे मिलेंगे मीडिया राइट्स और राइट्स के लिए किन कंपनियों में लगी है रेस? इसी पर पूरी खबर विनी मोतीवाला हमारी सहयोगी दे रही है। तो पहले तो बोलियों की जंग शुरू होने वाली है, उसका बिगुल बज चुका है और बजने वाला है 12 जून से आईपीएल की मीडिया राइट्स के लिए। और उसकी बात करें तो अब तक जो मीडिया राइट्स जिसके पास थे वो थे वॉल्ट डिज्नी कंपनी, जो है स्टार की कंपनी, तो उनके पास थे अभी तक उनके राइट्स 2022 तक। तो अब फिर से होगी बिडिंग और फिर से शुरू होगी कि किसके पास ये जाएगी मीडिया राइट्स ना। अब तक आईपीएल की तो बात होगी, पर आईपीएल का हमने फुल फॉर्म चेंज कर दिया है, वो है इंडिया पैसा लीग। और इसमें जो पैसा जा रहा है, जो बेस प्राइस है, वो ही डबल हो चुका है लास्ट टाइम के हिसाब से। तो पिछले 5 साल पहले तो जो था प्राइस अराउंड 16,000 क्रॉस था जब स्टार ने बिड किया था और जीता था ये बिडिंग वॉर। यो बेस प्राइस की बात कर रही हूँ। अब बेस प्राइस बढ़ चुका है, अराउंड 32,000 क्रॉस हो चुका है अब का ये बेस प्राइस। तो श्योरली ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बेस प्राइस ही डबल हो चुका है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे की बरछार होगी, बौछार होगी ये टाइम आईपीएल में। उसके अलावा ये टाइम काफ़ी बड़े दिग्गज भी है जो आईपीएल के लिए बिड करने वाले हैं। बात करते हैं तो वॉल्ट डिज्नी कंपनी ऑब्वियसली फिर से बिडिंग वॉर में होगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। उसके अलावा सोनी जी भी होंगे ये टाइम इस बिड में। वाईकॉम 18 की जो स्पोर्ट्स चैनल है स्पोर्ट्स 18 वो भी होगी। और उसके अलावा डिजिटल साइट पे नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, ड्रीम स्पोर्ट्स और टाइम्स इंटरनेट भी आएगी। और पहले अमेज़ॉन का भी नाम आया था, पर अब भी सोर्सेस के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और एजेंसीज के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है कि अमेज़ॉन अब बैकआउट कर रहे हैं ये बिडिंग प्लान से जो इंडियन क्रिकेट की लीग के लिए थी। तो वो प्लान्स है उनके वहाँ पे बैकआउट करने के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जो वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा ये टाइम जो बिडिंग होगी वो 4 पार्ट्स में होगी। वन है ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिडिंग, डिजिटल के लिए, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर स्पेशली 18 मैचेस के लिए जो स्पेशल बिडिंग होगी, और सेपरेट बिडिंग होगी इंटरनेशनल टेलीकास्टिंग के लिए। तो ये 4 पार्ट्स में जो बिडिंग होने वाली है ये टाइम आईपीएल की। उसके अलावा लास्ट टाइम अभी देखें तो जो आईपीएल की एडिशन 15th एडिशन थी वहाँ पे व्यूअरशिप की थोड़ी डिक्लाइन हुई थी, तो उसकी वजह से मे बी सम कंसर्न्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजर्स वेदर वो एड रेट्स जो हाइक हुए हैं वो एडिशनल एड रेट्स पे करने के लिए अग्री करेंगे। उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स भी जो है पैसा रिकवर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी डबल हो चुकी है प्राइसिंग वहाँ पे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। और ओवरऑल देखें तो जो ब्रॉडकास्ट एंड ओटीटी फॉर्म है, एडवर्टाइजर्स वेदर वो री इन्वेंट कर पाएंगे, बीसीसी को भी पे करना है एज वेल एज प्रोडक्शन को, तो ये उनकी पेमेंट कैसे होगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मे बी थोड़ी देखने के लिए इस पैसों की बरछार में ये टाइम जो होने वाली है। पर आईपीएल की ऑक्शन, मीडिया राइट्स की ऑक्शन तो श्योरली शुरू होने वाली है। बात करते हैं कोरोना की। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो वाकई चिंताजनक है। 3081 केसेस आए हैं, जिसमें से मुंबई की अगर हम बात करें 1956 नए कोरोना के मामले आए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो 12% से ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ चुकी है। और पूरे देश में अगर आपको बताएं तो 36,267 कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल है। और इसमें 24 घंटे में केवल महाराष्ट्र में आप देखिए तो 2,813 यहाँ पर केसेस आए हैं। और लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक जने की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। केरल में अगर हम देखें तो 24 घंटे में लगभग 2,193 कोरोना संक्रमितों के मरीज यहाँ पर दर्ज हुए हैं। कर्नाटक में 471, दिल्ली में लगभग 622 नए कोरोना संक्रमित भी मिले हैं। तो लगातार यहाँ पर रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में चिंता, और खासतौर से मुंबई में 1956 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं पूरा अपडेट देने के लिए। श्वेता, महाराष्ट्र में कोरोना से चिंता बढ़ी है, खासतौर से मुंबई में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी दर जो है 12% के पार।
जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कोरोना की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर हम मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1956 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 0 मौत हुई है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में भी कोरोना विस्फोट नजर आ रहा है, जहां पर 3000 की अधिक संख्या हो चुकी है। आपको बता दें, मुंबई में ही केवल अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो मुंबई में अब 12.74% हम देख रहे हैं इसकी पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। यही अगर आपको याद हो, क्योंकि अब हम 2 साल से कोरोना काल में जीते आए हैं और हमेशा से जो भी कोविड के विशेषज्ञ हैं वो हमेशा से मानते आए हैं कि कोरोना हमेशा एक लहर की तरह काम करता है। और हमने देखा था फरवरी में इसी साल के किस तरीके से कोरोना के जितने संख्या है वो दरअसल कम हो गई थी, 20 के केसेस आने लगे थे। उसके बाद ये हमने उछाल देखा जहां पे 2000 केसेस आने लग गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट फिगर्स की अगर हम बात करें तो देखिए 24 घंटे में ये जो संख्या है मुंबई में ही केवल ये लगभग 2000 के आसपास है। और जी बिल्कुल, यहाँ पर खासकर महाराष्ट्र में चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कोरोना, क्योंकि यहाँ पर मास्क का कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। पिछली कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी कहीं कोई स्ट्रिक्टर नॉर्म्स निकलकर दरअसल सामने नहीं आए थे, जहां पर लोगों को ये हिदायत दी जा रही हो या ये नॉर्म्स लगाया हो कि आप मास्क जरूर लगाएं। हालांकि हमने देखा है कई बार महाराष्ट्र के अथॉरिटीज या स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी ये गुहार लगाते आए हैं लोगों को कि वो अगर भीड़ के इलाके में निकले तो जरूर मास्क पहने, लेकिन मास्क यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। तो इसी पर मुझे जानना है श्वेता, ये लगातार जो बैठकों का दौर जारी है और अब क्योंकि मामले जो है इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हमें बताएं क्या टास्क फोर्स के साथ किसी तरह की मीटिंग, उद्धव सरकार में किसी तरह की हलचल, फिलहाल कोई इमीडिएट एक्शन की प्लानिंग? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पिछले सप्ताह 2 बार यह मीटिंग हुई है, कोविड टास्क फोर्स मेंबर्स के साथ यह मीटिंग हुई थी। दरअसल जो हम लास्ट कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें भी जो उसकी बाद वाली मीटिंग थी उसमें भी कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स जरूर थे। हालांकि उसमें से कुछ कॉन्क्रीट नॉर्म्स निकलकर सामने नहीं आए। लोगों ने कयास लगाया था कि अब क्या पता मास्क दोबारा यहाँ पर लागू कर दिया जाए, अब मास्क को दोबारा कर दिया जाए, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम पीछे ले रखा है। हालांकि रिक्वेस्ट जरूर कर रही है लोगों को कि अगर आप भीड़ के इलाके में निकले तो मास्क का उपयोग करें, लेकिन यहाँ पर मास्क का कंपल्शन नहीं है। ये मास्क बाय चॉइस रूल दिया गया था और अभी भी वही प्रिवेल कर रहा है। बस ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार क्या ठोस कड़े नियम उठाती है कोरोना काल को देखते हुए। बिल्कुल, लेकिन एहतियातन यहाँ पर हमें लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी से सस्पेंडेड नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर मचा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली से देवबंद और कर्नाटक से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर यहाँ पर लोग उतरते हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें यूपी के कई शहरों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। प्रयागराज में पीएसी का ट्रक फूंक डाला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पथराव की घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। चलिए इसी के साथ स्वदेश में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।